नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो अपने हिस्ट्री सेक्शन के अंदर। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी नेशनलिज्म इन इंडिया के छठे लेक्चर के अंदर और जानेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ। अगर आपने अब तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कुल मिलाकर इस टॉपिक के ऊपर 5 पहले से लेक्चर रखे गए हैं अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें हमने हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना रखा अपने चैनल पे। और इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतर समझ पाए इसलिए सारे प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस है ये 5 पिछले लेक्चर्स के, उसको जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए ताकि जो आपको बातें आज समझाई जानी है एनसीईआरटी के बेसिस पे वो आपका पूरा का पूरा क्लैरिफाइड रहे, कहीं से कुछ छूट ना जाए। तो वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए। चलिए आइए बात करते हैं आगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर जब बढ़ा था अपना ये कारवां स्वतंत्रता का, या बात करें स्वराज का हम, क्योंकि अभी हम जिस चैप्टर के अंदर है वो उसका नाम ही है भारत में राष्ट्रवाद। भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद लाने की जो प्रभावी प्रक्रिया थी हम उसके तहत बात कर रहे हैं कि भाई किस ढंग से आया था। अब तक जो हमने बातें करी वो बहुत सारी थी कि असहयोग आंदोलन कैसे लाया गया था। उसके बाद हमने बात करी असहयोग खिलाफत को साथ में जब लाया गया उसके क्या इम्पैक्ट थे। अब आ रहे हैं भाई सविनय की ओर, लेकिन सविनय को समझने से पहले और भी बातें समझ में आएंगी। पहले जो उसका एक कहते हो ना पृष्ठभूमि जो तैयार हुआ था वो हम पहले बातें कर चुके हैं कि सविनय को लाने की जरूरत क्यों थी। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो बात करा था कि असहयोग आंदोलन क्यों और कब ये इसको वापस लिया गया था। तो हमें पता है फरवरी में गोरखपुर के नजदीक एक जगह है चौड़ी चौड़ा, वहां पे कुछ शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर जो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करा था, उसमें जो बलपूर्वक इसको दबाने की कोशिश करी थी, जिसमें कई हताहत हुए थे, हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद जब ये हिंसा का जो क्रम था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, बहुत पहले से भी चला आ रहा था, छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी, लेकिन ये चौड़ी चौड़ा वाला एक बृहद पैमाने का घटना था जिसके बाद गांधी जी ने इसे वापस लेने की कोशिश करी। अब भाई बहुत सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। फिलहाल आज समझते क्या है, तो भाई बात पहले से हम समझते आ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर 2 गुट एक तरह से बन चुका था। एक वो था जो चाहता था कि इस तरह के आंदोलन करे जाए और एक वो था जो चाहता था कि सीधा नाफरमानी नहीं की जाए, सीधे सीधे असहयोग ना किया जाए। उनके साथ चलकर उनका जो संगठन है, जैसे कि परिषद थे, विधायी परिषद, तो कुछ संगठन के कुछ सदस्य चाहते थे कि भाई उस परिषद के तहत जाकर हम क्या करें, अपने लिए स्वराज की मांग करें। कुछ सदस्य ये चाहते थे कि भाई उसमें ना रहकर बाहर से ही पूरा पूर्ण रूपेण हम क्या करें, इस तरह के प्रदर्शन किया करें। तो भाई एक गुट था जो था मोतीलाल नेहरू का और सीआर दास जी का, चित्तरंजन दास जी, इनको आपने पहले भी इनका नाम सुन रखा होगा कहीं ना कहीं। तो इन 2 लोगों का जो गुट था, और भी लोग थे भाई, ये 2 जो मुख्य नाम आप सुन रहे हैं, इन लोगों का विचार कुछ और था। ये चाहते थे कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई जो परिषद थी उसके जो चुनाव हुआ करते थे उसमें ये लोग भाग लेना चाहते थे और चाहते थे कि जो ये परिषद है उसमें पहुंचकर, मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने जो शासन व्यवस्था यहाँ कायम करी थी एक लोअर लेवल में बात करें परिषद के चुनाव के बेसिस पे, तो ये लोग चाहते थे कि भाई उसमें इंटर करके और तब जाकर नीतियों का विरोध करें, नई नीतियां लाई जाए, उसके सुधार के लिए काम करें। तो ये सरकार के अंदर, मतलब समझ रहे हैं आप, ये चाहते थे कि भाई हम जो वो जो शासन व्यवस्था है उसमें अंदर एंटर करके इस तरह के सुधार करें। लेकिन जो दूसरा गुट था वो काफी उग्र गुट था, वो लोग नए युवा लोग थे और उनका जोश एक अलग लेवल का था, अलग स्तर का था। तो वो लोग इस तरह की चीजें नहीं चाहते थे, वो एक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग चाहते थे। वो चाहते थे कि पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिले, उसके लिए उग्र आंदोलन करा जाए। तो कांग्रेस हो गया 2 गुट में बट गया। अब हम जानेंगे कि भाई सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर ये परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन कर दिया, जिसको हम जानते हैं स्वराज पार्टी के नाम से। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर एक सब डिवीजन करके एक पार्टी बनाई गई। ये वैसो लोगों का गुट था जो लोग विधायी परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चीज के खिलाफ कौन थे? जो युवा नेता थे, जो उग्र नेता थे। इस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू का नाम और सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे आगे आता है कि ये युवा नेता मोतीलाल नेहरू या फिर सीआर दास जो हैं, इनका जो मत था उससे सहमत नहीं थे और ये लोग एक उग्र आंदोलन चाहते थे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। और इनका आंदोलन जो ये चाह रहे थे वो होना था इनका पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन, जिसमें ये छिटपुट कहे तो छिटपुट ये शक्ति लेने की कोई इच्छा नहीं थी इनकी थी कि भाई हमारे देश, ये देश हमारा है तो हमें
पूरा का पूरा जो है राज्य व्यवस्था जो है यहाँ की वो चाहिए, ठीक है। लेकिन सीआर दास, मोतीलाल नेहरू बस उसी जो ब्रिटेन की जो यहाँ शासन व्यवस्था थी उसी में कुछ सुधार चाहते थे। स्पष्ट नहीं हो पा रहा, समझिए बस। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इनका मत इतना था कि ब्रिटिश हुकूमत की जो शासन यहाँ चल रही उसमें बस सुधार आ जाए, उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो दूर हो जाए। लेकिन जो नए नेता थे, युवा नेता थे, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अगर बात करें या फिर सुभाष चंद्र बोस की, इनका मत ये था कि हमारा अपना शासन हो, ना कि हम उनके शासन के अंदर ही सुधार करते चले। यहां तक बात आपकी स्पष्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर, 1920 का जो आखिरी दशक चल रहा था, 1920 के दशक के आखिरी सालों के अंदर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर आ गया। 1926 से 1926 से कृषि उत्पाद जो थे, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो इंडिया में डिक्रीज होने शुरू हो गए, ठीक है। इसका वजह मेन क्या था, तो वैश्विक स्तर पे आई जो आर्थिक मंदी थी वो थी, जिसकी वजह से 1930 आते आते जो कृषि उत्पाद थे उनके जो दाम थे वो जमीन छू गए थे, बिल्कुल धराशायी हो चुके थे। इससे क्या हुआ, जो किसानों की स्थिति थी वो चरमरा गई, और वो किसान जो अंग्रेजों को लगान चुकाया करते थे, ब्रिटिश हुकूमत को, वो लगान चुकाने की स्थिति में अब नहीं रहे, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो आगे की कड़ी में जो अगला वीडियो आएगा उसमें समझेंगे। फिलहाल पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं कि भाई इसी बीच जब ये दौरान चल रहा था, ये आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा था 1926 से 1930 के आसपास की जो बात कर रहे हैं, इसी बीच 1928 में साइमन कमीशन की गठन की गई, जो कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने आ रही थी कि किस तरह से यहाँ संवैधानिक व्यवस्था को चलाया जा रहा और कैसे चलाए जाने की जरूरत है, इस सब पे उसे अध्ययन करना था। एक तरह समझे तो उसे रिसर्च करना था, उसे शोध करना था। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, और इस कमेटी को ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार जो थी टोरी के नेतृत्व में, उसने गठन किया था इसका। जब 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया तो इसका स्वागत हुआ था साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ। ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे बड़ा जो रीजन था इसका ये कि ये आया था भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने और उसमें सुधारों के क्या गुंजाइश है उसका अध्ययन करने, और इस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब बात करते हैं आगे अक्टूबर 1929 की, जब यहाँ के वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की, ठीक है। साथ ही साथ कहा कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर भारत का जो भावी संविधान है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और भारतीयों की राय भी ली जाएगी। वैसे बाद में हम समझेंगे कि जो कांग्रेस थी हमारी उस समय, तत्कालीन कांग्रेस, उसने इस फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था और इसमें भाग नहीं लिया था। खैर आगे समझते हैं कि भाई दिसंबर 1929 के अंदर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। डेट और स्थान, मतलब समय स्थान, ये दो चीज हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है हिस्ट्री के अंदर। ये ध्यान रहे तो काफी बेहतर होता है। तो ध्यान रखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था, दिसंबर 1929 में, ठीक है। यहाँ ये जो अधिवेशन था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उस पर कांग्रेस के सदस्यों की सहमति बनी थी। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, एक उदारवाद लोग थे जो क्या चाहते थे कि भाई वो जो सरकार है ब्रिटिश हुकूमत की रहे, बस हमें सुधार मिल जाए, जो उतनी ही सोच से चल रहे थे, बस उनकी जो इच्छा थी बस इतनी थी। तो उनका जो दबदबा था या फिर उनका जो बोले प्रभुत्व था, उनका प्रभाव जो था वो काफी कम था। मुख्य रूप से प्रभाव इन उग्र लोगों का था जिनकी इच्छा आकांक्षा थी पूर्ण स्वराज की। तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए एक आह्वान किया, एक जो इनका मोटो था पार्टी का, कांग्रेस का, उस पर मोहर लगी। कब, 1929 के दिसंबर वाले लाहौर अधिवेशन के अंदर। अब बात करते हैं इस सम्मेलन की एक और खास बात थी जिसको बाद में आप बात कीजिएगा, समझिएगा तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिला। वो यह था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन के अंदर की गई थी, लेकिन जिसको लोगों ने खास तवज्जो नहीं दिया, कोई खास इंपैक्ट इसका पड़ा नहीं। लेकिन इसका इफेक्ट ये दिखता है कि आज का जो वर्तमान भारत है, यहाँ हम 26 जनवरी को हमने अपने संविधान को पारित करवाया और उस दिवस को हम आज भी याद रखते हैं, आज भी आगे बढ़ते हैं। वो मुख्य रूप से इसी वजह से, वजह यही है कि उस डेट को हम अपने लिए स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करी थी हमने,
कब हमने कहने का मतलब है हमारा जो उस समय की हमारे जो पार्टी थी यहाँ की हमारे देश के लिए जो लड़ रही थी मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे जो भाई ये सब हो गया। अब आगे अगले वीडियो के अंदर हम नमक सत्याग्रह को समझेंगे, दांडी यात्रा के बारे में कुछ चीजों के जानेंगे, जो फिर गांधी जी ने आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, फिर वही लोगों के लिए इनके मायने क्या थे, लोगों ने किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट करा, कैसे भाग लिया, कुछ लोग पहले बार साथ आए फिर दोबारा चला तो उसमें वो पीछे हट गया। इट मीन्स कि जब हम बात कर रहे हैं अभी 1930 के अंदर हम पहुंचे हैं जनवरी के अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा 1931, 32, 33, 34 तक हम जब चलेंगे तब तक समझ में आएगा जो चीजें कितनी बदल चुकी हैं। कभी कोई लोग साथ हुआ करते थे, फिर कोई लोग पीछे हट जाएंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी वीडियोस लाते रहें, आपसे हम मोटिवेटेड रहें कि हाँ आप हमें एनर्जी दे रहे हैं कुछ सब्सक्राइबर के फॉर्म में, व्यूज के फॉर्म में, और हम आपके लिए नए वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।